नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। हमारे साथ जुड़ गए हैं अमेरिका से आदित्य सत्संगी जी। आदित्य जी, जय हिंद। जय हिंद। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद वापस बुलाने के लिए और आपके सभी दर्शकों को भारतीय अंग्रेज भगाने के दिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। सुभाष चंद्र बोस जी ने लात मार के निकाल दिया सबको बाहर। यहाँ पर एक घटना घटी है आदित्य जी। वैसे तो भारतीय इन घटनाओं के अब आदी से हो गए हैं। आए दिन जो विपक्षी दलों के वंशवादी चेहरे हैं, खास तौर से जो चांदी की चम्मच मुँह में लेकर के पैदा हुए हैं, उनको संभवतः इस बात का भी एहसास नहीं है कि कितने लोगों ने अपना सर्वस्व न्योछावर किया है स्वतंत्रता पाने के लिए, गुलामी की बेड़ियों को का हाथ से झटकने के लिए, पाँव की बेड़ियाँ हटाने के लिए और किस कीमत पर ये स्वतंत्रता हासिल की थी और अंग्रेज़ों को यहाँ से भागने के लिए मजबूर किया था। वो लोग आए दिन कुछ न कुछ इस तरह की हरकतें करते हैं, जिससे हमारा लोकतंत्र भी कमज़ोर हो रहा है। हमारी संसदीय जो प्रणाली है, जो प्रक्रिया है, उस पर भी बड़े प्रश्न चिन्ह ये लोग लगाते हैं। जब इनको लगता है कि हम चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, कभी चुनाव आयोग पर आरोप, कभी स्पीकर और सभापति पर आरोप, यहाँ तक कि अब तो ये जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसके फैसलों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े करने लगे हैं। एक स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जो अपनी ज़मीन खो रहे हैं, उनके द्वारा आरोप तराशी और पूरी दुनिया में एक गलत नैरेटिव भारतीय लोकतंत्र के बारे में प्रेषित करने का प्रयास करना और जैन जी का नाम लेकर के यहाँ नेपाल और बांग्लादेश की तरह तख्ता पलटने और सत्ता पर काबिज होने का सपना ये लोग देख रहे हैं। आपको चूँकि आप देश से बाहर ज़रूर बैठे हैं, लेकिन देश के घटनाक्रम पर सभी भारतीयों की जो जहाँ बैठा है, उसकी नज़र रहती है। जब आप तटस्थ भाव से, स्वतंत्र तरीके से, बिना कोई बायस लिए दिमाग में ये सब देखते हैं, तो मन में क्या विचार आते हैं, जबकि हम 80वां स्वतंत्रता दिवस आज मना रहे हैं? देखिए, क्या है कि भारत की जो ग्रोथ है, वो बड़ी स्पेक्टेकुलर रही है। अगर आप देखिए पिछले 12 साल में, पिछले 12 साल की ग्रोथ इज़ 10 टाइम्स मोर देन उसके पहले के 60 साल की ग्रोथ। तो 2014 के बाद से भारत से चिढ़ ज़्यादा मची है। ऐसा नहीं कि 14 से पहले कम थी। 14 के से पहले वही लोग राज कर रहे थे भारत। 14 के बाद पहली बार भारत का समाज राज करना शुरू किया है। तो प्रॉब्लम उनको ग्रोथ से है। अब उसको कैसे कर्टेल करेंगे, उनके एजेंट्स हैं। उनके एजेंट्स हैं चर्च। आप देख रहे हैं मैक्सिमम एंटी डेवलपमेंट प्रोटेस्ट चर्च के सानिध्य में हो रहे हैं और यही मेन फॉरेन पॉलिसी है अमेरिका का और यूरोपियन कंट्रीज का भी। देखिए कहीं पर भी ये डिस्कशन नहीं होता। अब वैसे अजीत डोभाल जी तो अब प्रोएक्टिव बातें कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की जो करंट जो लीडरशिप है भारत की, उसने सबसे ज़्यादा इनको चौंकाया है। मतलब कि मूल भारतीय निवासी अब राज कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी चिढ़ है। ये सबसे बड़ी चिढ़ है। जैसे मोदी जी को बुरा भला बोलना, पर्सनली अटैक करना उनके ऊपर, जबकि उन्होंने किसी के अगेंस्ट एक शब्द भी नहीं बोला है। आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं है कि उन्होंने किसी के विरुद्ध कुछ बोला हो, मुसलमानों के विरुद्ध बोला हो, बोला ही नहीं उन्होंने कुछ भी शब्द। तो ये उनको बड़ा चिढ़ मचती है वेस्टर्न कंट्रीज को। और दूसरा, भारत स्पेस पावर में लीडर है। भारत की नेवी दुनिया की चौथी सबसे। तीसरा, भारतीय आर्मी दुनिया की तीसरी या एक्चुअली पहली दुनिया की सबसे शक्तिशाली आर्मी है। भारत की एयरफोर्स दुनिया की चौथी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स है। भारत स्टार्टअप वर्ल्ड में दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा पावर है। पहला इजराइल, नॉट अमेरिका, पहला इजराइल, दूसरा इंडिया। और आप देखिए कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ, आज भारत जो है इन रियल टर्म्स, मतलब रियल मैं बात कर रहा हूँ, इकोनॉमी इस दुनिया की दूसरी या तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। दूसरी या तीसरी परचेसिंग पावर पैरिटी के टर्म में।
दूसरी इसलिए मैंने बोला क्योंकि बहुत सारे नंबर्स वेस्ट के फज्ड होते हैं। अब इसको कंपेयर करिए वेस्ट की डेवलपमेंट। 1970 से लेके अब तक अमेरिका में सिर्फ मात्र 2% रेलवे लाइंस आर इलेक्ट्रिफाइड, ओनली 2%। भारत में 99.1% इलेक्ट्रिफाइड है। प्लस भारत जो अब देखिए शिपिंग में, अब भारत इज इमर्जिंग एज वन ऑफ द बिगेस्ट लीडर्स। शिपिंग, कंटेनर्स, ये मेन ट्रेड्स होते हैं। गुड्स ट्रेड्स आर द मेन ट्रेड्स, सर्विसेज ट्रेड्स आर सेकेंडरी ट्रेड्स। इवन दो प्रॉफिट मार्जिन आपको ज़्यादा लगता है सर्विसेज में, क्योंकि वहाँ पे कोई टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं है। सर्विसेज इंडस्ट्री में भारत नंबर 1, और ये नेट कंज्यूमिंग इकोनॉमी है। ये सिर्फ एक्सपोर्ट पे बेस्ड नहीं है, इसकी इंटरनल इकोनॉमी बहुत अच्छी है। तो इनको यही ताज्जुब होता है कि जिसको हम तोड़ देना चाहते थे टुकड़ों में, ये वापस इकट्ठा होके एक यूनिट में कैसे बढ़ रहा है। दैट इज द प्रॉब्लम। और भारत इज द ओनली नेटिव इंडिजिनस कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ के मूल निवासियों का आज तक धर्म परिवर्तन नहीं हुआ। तो इससे अनफिनिश्ड एजेंडा फॉर ऑल द कंट्रीज इन यूरोप, जो कि सब कन्वर्ट किए गए। यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, और एकमात्र कंट्री है, सिर्फ एकमात्र कंट्री है जहाँ पे मूल निवासी राज कर रहे हैं। इससे सबसे बड़ी चिड़ है भारत के साथ। अब भारत के लिए अब क्या होता है कि जो जलना चाहता है जले, जो चढ़ना चाहता है चढ़े, डिस्पाइट एवरीथिंग, इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग। इसलिए अटैक्स करते हैं भारत पे बार बार। अभी तो रिसेंटली हमने देखा सीजेपी प्रोटेस्ट, मेटा का प्रोटेस्ट, भारत के बच्चों के मन में गंदगी डालना, पॉर्न को बेचना बच्चों के मन में, छोटे छोटे बच्चों के हाल। तो फ्यूचर में उनकी जनरेशन ठीक से नहीं हो पाएंगी, उनकी प्रजनन शक्ति चली जाएगी। तो दिस इज द एजेंडाज विद दे आर रनिंग। प्लस इंटरनेशनल फार्मा, आप ये भूल ही जाते हैं कि फार्मा क्रिएट्स मोर डिजीजेस देन सॉल्व्स मोर डिजीजेस, इट क्रिएट्स मोर डिजीजेस, सबको मालूम है। तो ये सब प्रोपेगेंडा भारत के चल रहे हैं। बट डिस्पाइट दैट वी आर सर्वाइविंग, मैं तो ये बोलता हूँ कि एक तो कुछ दैवी शक्ति हमारे पास, ऐसा मुझे लगता है, और दूसरा हमने अपने जो ओल्ड हमारे जो सिस्टम्स हैं लाइक आयुर्वेद, इसको छोड़ा नहीं अभी तक। दैट्स व्हाई वी आर सर्वाइविंग। एंड और देखिए क्या है कि वेस्टर्न कंट्रीज सिर्फ एक ही चीज़ देखती है, सेनाएं कितनी शक्तिशाली, बस ये देखती है वो, और कुछ नहीं देखती। हाउ लॉन्ग कैन यू फाइट, ये देखती है। तो उनको ये डर रहता है कोई ऐसी लीडरशिप ना आ जाए जो भारत का परिप्रेक्ष्य बदल दे और बोले कि हमको अटलांटिक कंट्रोल करना है, अटलांटिक और पैसिफिक कंट्रोल करना है, जो पहले हम करते थे। हमारी जो चोल महाराज की जो सेनाएं थी ताइवान तक ऑपरेट करती थी, और ताइवान से हवाई ज़्यादा दूर नहीं है, 2-2.5 किलोमीटर है। सो वहाँ तक तो हमारा कल्चर था। और हवाई में अभी मैं अगली बुक में आपको बताऊंगा क्या मैं लिख रहा हूँ। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। एक घटना जिसका मैं जिक्र कर रहा था, कल राहुल गांधी ने सारी हदें पार की। वो नेता प्रतिपक्ष, कहने को नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन उनका जो आचरण है संसद के भीतर भी, संसद के बाहर भी, कहीं से ऐसा नहीं लगता आदित्य जी के उनमें किसी भी तरह के जवाबदेही या जिम्मेदारी पूर्ण नेतृत्व की कोई झलक दिखाई देती हो। हमेशा नॉन सीरियस बातें करना, प्रधानमंत्री के बारे में, अब गृह मंत्री के बारे में भी, और इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी के बारे में भी बहुत अभद्र टिप्पणी उन्होंने और उनके सहयोगी संदीप दीक्षित ने कल की है दिल्ली के एक प्रोग्राम में। और प्रधानमंत्री की जो अपनी डिप्लोमेसी की एक 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 उनकी एक चर्चा होती है पूरी दुनिया में कि वो जप्पी डाल कर के मिलते हैं, बहुत गर्मजोशी के साथ मिलते हैं। और अब तो बहुत सारे दूसरे राष्ट्र प्रमुखों ने भी ये काम करना शुरू कर दिया है। ये माना जाता है कि भई आप दूसरों के लिए अगर बाहें खोल रहे हैं अपनी, तो इसका मतलब ये है कि आप पूरी तरह ओपन होकर के ही उसका स्वागत भी कर रहे हैं और उससे बात भी कर रहे हैं। ऐसे नहीं है, बहुत सारे अभी भी राष्ट्र प्रमुख ऐसे हैं, चीन के राष्ट्रपति हैं, वो किस तरीके से किससे हाथ मिला रहे हैं, उससे आगे बढ़ने को ही तैयार नहीं होते हैं। एक जगह सूम-धूम से खड़े हो जाते हैं, आप ही आइए, आप ही मिलिए उनसे, और बस वो उतना गर्मजोशी भी नहीं दिखाते हैं। हर एक का अपना तरीका है, भारत के प्रधानमंत्री का अपना तरीका है।
और संभवतः यही उनकी गर्मजोशी, यही ओपननेस है कि 34 देश अब तक अपने यहाँ का उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे चुके हैं। उनका एक सम्मान है, उनकी एक धाक है और 2014 से हम देख रहे हैं, जो कांग्रेसी ये कहते थे कि ये कूप मंडूक हैं, गुजरात के बाहर जानते क्या हैं। उन्होंने विदेश नीति के मोर्चे पर एक बहुत बड़ा काम करके दिखाया है, हमारे पासपोर्ट की आज वैल्यू है और जहाँ-जहाँ हमारे भारतीय बसे हुए हैं या दूसरे देशों की नागरिकता भी ले ली, उनका भी सम्मान बढ़ा है इन पिछले करीब 10-12 सालों में। तो जब इस तरह की टिप्पणियाँ किसी राष्ट्र प्रमुख के बारे में, मेलोनी के बारे में जिस तरह की अभद्र टिप्पणी की गई है प्रधानमंत्री का नाम जोड़ करके, आपको क्या लगता है? इनकी मम्मी को तो लगता है कि इस खानदान में 3 पहले प्रधानमंत्री रह चुके, तो मेरे बेटे में क्या खोट है? लेकिन क्या वाक़ई वो परिपक्व हैं? कहीं भी परिपक्वता दिखाई देती है उनकी वाणी में, उनके आचार-विचार में? देखिए, राहुल गांधी का रिकॉर्ड तो बहुत ही खराब है। ड्रग्स लेके पकड़े गए थे अमेरिकन एयरपोर्ट पे, बॉस्टन पे, और उसको अटल बिहारी वाजपेयी ने इनको छुड़वाया था। ही शुड नेवर फॉरगेट। और दूसरा, अमेरिकन इंटेलिजेंस की के लिए इनके ऊपर इतनी रिपोर्ट्स होंगी कि ये किसी भी इम्पोर्टेंट पद पे पहुंचे, इनको ब्लैकमेल तुरंत किया जाएगा, और मेरे हिसाब से किया भी जा रहा होगा। इस पे भारत को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि इतनी विजिट्स करते हैं, किसके लिए करते हैं? तो अमेरिकन जो एजेंसीज हैं, इनके ऊपर पूरी फाइल खुली होगी। मोदी जी के ऊपर कोई फाइल नहीं है। ओके, मोदी जी, अब आपने बात किया, देखिए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मनमोहन सिंह इधर आते थे, कोई पूछता नहीं था मनमोहन सिंह को। आज जब भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिका आते हैं या ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं, स्पेशली अमेरिका की बात करूंगा, तो यहाँ का पूरा कांग्रेस और सेनेट होड़ लगती है कौन इनसे मिल पाएगा। अब मोदी जी का स्टाफ आपको बताएगा कितनी मीटिंग को रिजेक्ट करते हैं, सबसे नहीं मिलते हैं वो। मैं देखा है, मैंने उनको, लाइन लगी होती है वहां पे, किससे मिलेंगे। जब पिछली बार आए थे डीसी में, मैं था, पूरा डीसी बंद कर दिया था। ऐसा किसी और देश के राष्ट्रपति के साथ होता है? नहीं होता। पाकिस्तान का राष्ट्रपति लाइन में बैठा रहता है, प्रधानमंत्री जो भी उनका है। चीन का प्रेसिडेंट का भी इतना ही वैल्यू देता है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, और तीसरा देता है रशिया को। इन 3 कंट्रीज के अलावा अमेरिका किसी को नहीं पूछता इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजिक व्यू पॉइंट। अब दूसरी बात आती है कि देखिए, सबका अपना अपना स्टाइल होता है। मोदी जी ने एक भारतीय फॉरेन पॉलिसी के इतिहास में एक चैप्टर लिख दिया है, हाउ टू डील विद द फॉरेन कंट्रीज। और आजकल ज़माना चेंज हो गया है, सोशल मीडिया का ज़माना है, और ये बात सबके मन में आ गई है, चाहे हमारे कितने ही मतभेद हो, एट द लीडरशिप लेवल हमको सोशल तरीके से मिलना है। ये एक बिहेवियर बन गया है अभी। पुराने टाइम चला, क्रुश्चेव का टाइम चला गया, जो रशियंस और अमेरिकन जिस तरह पहले मिलते थे। अभी एक ये बात समझ में लोगों को आ गई है कि ये इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड है, और अगर लीडर्स दोस्ती करेंगे तो शायद काम आगे बढ़ जाता है, विच इज़ एक वेरी यूनिक पर्सपेक्टिव है इंडियन फॉरेन पॉलिसी में। अब आते हैं राहुल गांधी का इतिहास इन मलेशिया, थाईलैंड और कोलंबिया में जब गए थे ये, उनकी तो कितनी फाइल्स हैं कि इनके जो ग्रुप्स हैं, इनके जितने भी जो होस्टिंग ग्रुप्स हैं, सारे एंटी इंडिया ग्रुप्स हैं, सारे के सारे। मैं आपको बताता हूँ कि अमेरिका में इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, जो आपको मालूम ही है कि भारत के विरुद्ध प्रोग्राम बनाते हैं, सारे प्रो पाकिस्तान ग्रुप्स हैं। ये सलमान खुर्शीद जिससे आके मिलते हैं, ऑल दिस ग्रुप्स दे कम फॉरवर्ड। तो इनकी सभा में कोई भी रियल भारतीय होता ही नहीं है, फिल्ड अप विद फॉरेन पीपल। और तीसरी बात आपने बोली, अशब्द बोले। देखिए, एक बात तो सही है, मोदी जी ने स्वयं बोला, हम कामगार हैं, वो नामदार हैं। हम कामदार हैं, वो नामदार हैं। ये बात तो सही है, क्योंकि वर्क स्पीक्स बिगर वॉल्यूम्स देन एनीथिंग एल्स। सिंपल सा थिंग है कि उन 2014 से पहले 1000 किलोमीटर के हाईवे थे भारत में, आज करीब 7500 किलोमीटर के हैं, और शायद 2-3 साल में 11,000 किलोमीटर के हो जाएंगे। दूसरा, न्यूक्लियर पावर सरप्लस है भारत में इस समय, इलेक्ट्रिक पावर सरप्लस है। ये इनके समय में ब्लैकआउट्स होते थे, ब्लैकआउट्स बंद हो गए भारत में। तीसरा, भारत का ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट पहुंचने वाले, 1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट पहुंचने वाले या पहुंच चुके हैं। सो ये सब ग्रोथ इनके ज़माने में पॉसिबल नहीं थी। ये लोग सिर्फ नैरेटिव मैनेज करते थे, काम नहीं करते थे।
तो पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री है जो काम करता है, नैरेटिव नहीं मैनेज करता। अमित शाह ने इनको तो अच्छा जवाब भी दिया था कि हर मॉनसून सत्र में या बजट सत्र में देश के बाहर होते हैं, और इनकी सारी रिपोर्ट्स इनको पता नहीं है। भारत के लिए तो बड़ा दुर्भाग्य होगा, वैसे इनको एलओपी भी नहीं बनाना चाहिए था। जितनी फाइल्स इनकी बाहर खुली होंगी दूसरे देशों के इंटेलिजेंस एजेंसीज में, उनकी इमेज इज सो पुअर अब्रॉड, इंटेलेक्चुअली पुअर। जैसे ओबामा का स्टेटमेंट था दैट मनमोहन सिंह इज ए शीप, मतलब ऐसा उन्होंने लिखा, अपनी पुस्तक में लिखा था कि दैट मैन डजंट नो व्हाट ही इज डूइंग, जबकि उन्होंने कारगिल वाले युद्ध में उन्होंने पहले वार्निंग दिया था। सो तो ये सब इश्यूज हैं इनके साथ एक्चुअली। कारगिल के बाद जो पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस था उसमें उन्होंने वार्निंग दिया था ओबामा ने। सो इनके साथ तो आई डोंट थिंक सो इनको ट्रस्ट किया जाता है इंटरनेशनल मीडिया में, क्रेडिबिलिटी नहीं दी जाती इनको। इनका सपोर्ट बेस है इंटेलिजेंस नेटवर्क्स ऑफ पाकिस्तान, टर्की एंड बांग्लादेश। दैट्स सपोर्ट बेस ऑन सोशल मीडिया। ये परिवार इसलिए भी होशो हवास खो चुका है। वैसे तो जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, तभी से ये सोनिया गांधी उनको मौत का सौदागर और पता नहीं क्या-क्या कहती रही हैं। और अब तो ऐसा लगता है कि पूरा दिमाग ही इनका घूम चुका है, क्योंकि इतने राज्यों में चुनाव हार चुके हैं, 3 लोकसभा चुनाव हार चुके हैं और इनको लगता नहीं है कि जो आने वाले 5 राज्यों के चुनाव हैं फरवरी 2027 में और फिर 2027 के एंड में भी हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव हैं, तो किसी भी राज्य में इनको कामयाबी मिल पाएगी, क्योंकि पार्टी की हालत बहुत खराब है। सिवाय ट्वीटिंग करने के या सोशल मीडिया पर रील बनाकर वीडियो डलवाने के ज़मीन पर कोई भी कांग्रेस का नेता काम करता हुआ दिखाई नहीं देता है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में काम होता है। तो सवाल ये है कि जब आप जनता के संपर्क में ही नहीं हैं, कटे हुए हैं और आप केवल जल जल भून कर के, नफ़रत की आग में जल कर के गालियाँ ही निकालते रहते हैं देश के प्रधानमंत्री को, ऐसे प्रधानमंत्री को जिसको जनता प्यार करती है। उनकी लोकप्रियता में कोई इतने सालों बाद भी 13 साल, साढ़े 13 साल मुख्यमंत्री रहे, 12 साल अब बतौर प्रधानमंत्री रह गए। उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है, उनकी निष्ठा में कोई कमी नहीं है, देश को आगे ही ले जा रहे हैं। तो इनके गाली देने से उनकी सेहत पर तो कोई एज़ सच फ़र्क पड़ता नहीं है, उल्टे इनके खिलाफ लोग यूनाइट होकर के प्रधानमंत्री को वोट करते हैं। तो ये सामान्य-सी चीज़ इनकी समझ में नहीं आ रही है, तो इसलिए कांग्रेस का कबाड़ा होता जा रहा है। हम आगे बढ़ते हैं आदित्य जी। ये जब भी स्वतंत्रता दिवस आता है, गणतंत्र दिवस आता है, तब कोई ना कोई किसी तरह का सर्वे किया जाता है और उसको सार्वजनिक किया जाता है। एक सर्वे मेरे सामने है, जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में केवल 7% लोग भारत को पसंद करते हैं। तुर्की में केवल 15% लोग पसंद करते हैं। 36 देशों में सर्वे किया गया है। श्रीलंका में 79% भारत को पसंद करते हैं। इज़राइल में भी अधिकांश लोग पसंद करते हैं और केन्या में भी अधिकांश लोग पसंद करते हैं। मैं अगर आपको इस स्क्रीन शेयर करके दिखाऊं दर्शकों को, तो आपको हैरानी होगी कि यहाँ के मीडिया का एक्चुअल में माइंडसेट कैसा है। ज़रा ये हेडलाइन देखिए क्या है। हेडलाइन में लिखा है पाकिस्तान में 7%, तुर्की में 15% ही करते हैं भारत को पसंद। 36 देशों में सर्वे, श्रीलंका, इज़राइल और केन्या ने चौंकाया। मतलब ये हेडलाइन लगाने वाले को चौंकाया। चौंकाया इसलिए कि श्रीलंका में 79% लोग पसंद करते हैं, इज़राइल में भी अधिकांश लोग पसंद करते हैं और आश्चर्यजनक रूप से इनके हिसाब से केन्या में भी लोग भारत को पसंद करते हैं। आपको नहीं लगता कि ये जो सर्वे कराए जाते हैं या नहीं भी कराए जाते हैं और किन्हीं खास मौकों पर इनको जारी किया जाता है और फिर जिस तरह की हेडलाइन बनाई जाती है, यानी मीडिया हाउस में भी कुछ ऐसे दिल जले बैठे हैं जो दक्षिणपंथी कम, वामपंथी सोच के ज़्यादा हैं, जो प्रधानमंत्री से खार खाए बैठे हैं और वो उल्टी-सीधी
जिन-जिन द अच्छा ये बताइए कि पाकिस्तान में हमें कितना प्रतिशत पसंद करते हैं? इससे हमारा क्या भला होने वाला है या क्या अहित होने वाला है? लेकिन आप ऐसी चीज़ों को हाइलाइट करेंगे और श्रीलंका में 79% अगर पसंद कर रहे हैं, तो उसको आप हेडलाइन भी नहीं बनाना चाह रहे हैं। देखिए प्यू रिसर्च जो है सीआईए का आर्म है, वो उसको फंड किया जाता है यूएस गवर्नमेंट के द्वारा। जितने भी वेस्टर्न इंडेक्सेस हैं, सर्वेज हैं, आप उसको ट्रूथ वैल्यू पे नहीं ले सकते, क्योंकि क्योंकि जो आपको देखना पड़ता है ट्रेड का वॉल्यूम्स क्या है। आप मुझे बताइए कौन सी कंट्री अमेरिका को पसंद करती है, एक बता दीजिए। कोई नहीं पसंद करता अमेरिका को। क्या अमेरिकन लिखेंगे ऐसा? नोबडी लाइक्स अस, है ना? तो ये न्यूज़ जिसने भी लिखा होगा उनकी फंडिंग को चेक करना पड़ेगा। आजकल तो फंडिंग देखनी पड़ती है, किधर से फंड मिला है क्या लिखने के लिए। लेकिन दीज सर्वेज हैव नो वैल्यू, जस्ट लाइक द वेदर रिपोर्ट्स का कोई वैल्यू नहीं है। बताते हैं आज सूरज निकलेगा, बारिश हो जाती है, बारिश होगी सूरज निकल जाता है। दे आर लाइक दैट। द रियल सर्वे जो जनरली होता है वो होता है पॉलिटिकल पार्टीज के पास, कि अगर आपको रिपब्लिकन बेस देखना है, ऐसे ये सर्वे ये भी है कि रिपब्लिकन ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, डेमोक्रेट ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। आपने बिल्कुल सच बात बोली, उससे भारत का क्या लेना देना, भारत का क्या लेना देना। और सोशल मीडिया पे कैंपेन्स वेस्ट में लड़े जाते हैं, भारत में नहीं या किसी और देश में नहीं, क्योंकि वेस्ट में इलेक्शन कैंपेन्स ही नैरेटिव्स पे होते हैं और कुछ भी रियल नहीं होता ऑन द ग्राउंड। अब जैसे बहुत जगह पीने का पानी नहीं है अमेरिका में, मैं आज की बात कर रहा हूँ, पीने का पानी नहीं है। अब पीने का पानी नहीं है, उसके लिए कोई अरेंजमेंट नहीं होता गवर्नमेंट की तरफ से। आप लोग अपने टैंकर्स हायर करिए, लेकर आइए। सरकार का दायित्व नहीं है पीने का पानी सप्लाई करना, ये अपना लोकल कंपनी का दायित्व है, लोकल उसका। अब भारत में बोले थे सरकार क्यों नहीं कर रही, अगर कहीं पे पीने का पानी नहीं तो मोदी जी क्यों नहीं कर रहे कुछ भी। अरे मोदी जी का काम नहीं है, आपका स्टेट का काम है, आपके लोकल मेयर का काम है, लोकल काउंसलर का काम है कि पानी आपके घर में नहीं है। सो हर चीज़, तो द पॉइंट इज कि ये वेस्टर्न सर्वेज और वेस्टर्न इंडेक्सेस, इसका कोई वैल्यू नहीं है। दिस इज कॉल्ड पॉलिटिक्स बाय इंडिसेस बाय फॉरेन कंट्रीज। आप मुझे बताइए, भारत में किसी ने सर्वे किया है यूरोप में जाके कि क्या हाल है यूरोप के लोकल लोगों का, अमेरिका के लोकल लोगों का क्या हालत है, कहाँ पे चल, तो हमने वो ग्लोबल विजन नहीं डाला है अभी तक। एंड वी नीड टू क्रिटिकली इवेल्युएट देम। कुछ क्रिटिकल आर्टिकल्स होने चाहिए जो ह्यूमन राइट्स इन यूरोप और अमेरिका की बात करें और साउथ अमेरिका की ह्यूमन राइट्स की बात करें। यू विल बी शॉक्ड कि हर जगह चर्च वाज द मेन प्रॉब्लम इन एवरी प्लेस। चर्च बेस्ड पॉलिटिक्स वाज द मेन प्रॉब्लम। तो इस पे जो जो एक वो है कि हम बस सुनते रहेंगे दुनिया भर की, हम किसी को बात नहीं करेंगे। आई थिंक ये समय हम लोग को बदलना चाहिए एज ए, जो आप तो जर्नलिस्ट हैं, कि वी नीड टू स्टार्ट क्वेश्चनिंग द वेस्टर्न ह्यूमन राइट्स। ये और भारतीय सरकार को भी इस पे फोकस करना चाहिए कि नेक्स्ट फेज ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी विल बी कि वी विल नाउ जज देम ऑन हाउ दे आर फेयरिंग इन डेमोक्रेसी। आपको पता लगेगा कोई डेमोक्रेसी है ही नहीं कहीं पर। दिस विल बी द आउटकम। डेमोक्रेसी सिर्फ भारत में बची है, क्योंकि भारत में हर चीज पे एक इशू बन जाता है फॉर द, तो रियल डेमोक्रेसी वहीं पे होगी जहाँ पे इश्यूज है। सो तो ये फेक नैरेटिव्स है। ये तो रिपोर्ट जिसने लिखी हुई है वो तो मैं आई एम जस्ट कि कितना अज्ञानता है कि एक प्यू रिसर्च की रिपोर्ट को आप कोट कर रहे हैं, जिसको अमेरिकन अफेक्ट नहीं करते, बताइए। हाँ, हाँ। पीटर नवारो का एक नया बयान मैं देख रहा था, कह रहे हैं कि भारत हमारे रडार पर है। अब चीन को लेकर के आरोप मढ़ा कि साहब चीन जो है टैरिफ से बचने के लिए भारत के कुछ बंदरगाहों से सामान भेज रहा है अलग-अलग देशों के ज़रिए, इसलिए भारत हमारे रडार पर है। ये कहाँ से पाले हैं साहब अ, अमेरिकी शासन प्रशासन ने कि थोड़ा बहुत अगर चलो भारत सीरियसली आप लोगों से बात करे भी एफटीए वगैरह लोगों को लेकर के दूसरी चीज़ों को लेकर के, तो ये इस तरह के जो जमूरे हैं, ये ऐसे बयान देकर के
भारत को फिर बिदकाने का काम करते हैं। इनको सिलेक्ट करने वाले भारत के एम्बेसडर है बाय द वे, सर्जियो गोर। सर्जियो गोर ने इनको सिलेक्ट किया है सबको, तो सोचिए सर्जियो गोर का आईक्यू लेवल कितना होगा। सो द पॉइंट इज कि ये पीटर नवारो के बारे में एक बात याद रखनी चाहिए, जैसे आपके पास भी जानवर है, मेरे पास भी है, तो हम कुत्ते को बोलते हैं भौंकने के लिए जब समय आता है, शू, है ना, ये है वो। अब उस लिस्ट में किस किस का नाम सुनिए, इजराइल, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, मेक्सिको, इंडिया, वियतनाम, इनके नाम है। अब मुझे बताइए, बिना मेक्सिको के कोई ट्रेड घुस सकता है चाइनीज अमेरिका में? नहीं घुस सकता। सारे डीप शिपिंग पोर्ट्स कहाँ पे हैं? मेक्सिको में। कनाडा में एयर ट्रांसपोर्ट ज़्यादा है, प्लस अटलांटिक ट्रेड भी वहाँ पे आता है, वहाँ से नहीं घुस सकता। तो पीटर नवारो को थोड़ा ज्योग्राफी का ध्यान देना चाहिए कि अगर चीन को कहीं से कुछ भेजना होगा तो आई एम शॉक कि ईरान का नाम क्यों नहीं डाला, बिकॉज ईरान ईरान के अंदर अगर चाइनीज आप गुड्स देखते हैं, चाइनीज गुड्स जो मैक्सिमम ईरान में जा रहे हैं, और ईरान इज एक्सपोर्टिंग देम टू यूरोपियन यूनियन, ट्रेड चल रहा है अभी भी, और यूरोपियन यूनियन से इधर आ रहे हैं, तो व्हाई डिड नॉट ट्रैक दैट? तो पीटर नवारो, मैं इनको नेवर हो बोलता हूँ, नेवर हो, नेवर हो, इनकी बातों में ज़्यादा बिल्कुल ध्यान देना नहीं चाहिए। ये वो लोग हैं जिनको भौंकने के लिए लगा दिया जाता है बाय द स्टेट डिपार्टमेंट, थोड़ा बकवास करो। अब वो कंप्लेन भी कर रहे हैं कि आई एम टायर्ड ऑफ बीइंग ट्रोल्ड बाय द इंडियंस, ये भी लिखा उन्होंने। अब मैंने बोला कि भाई ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, और द इंडियन राइटर्स जो भी लिखते हैं एक्स पे, दे आर द मोस्ट जेन्युइन पीपल, दे आर नॉट फंडेड बाय द इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज, दे आर नॉट फंडेड बाय एनीवन। वो अपने करते रहते हैं अपने हिसाब से, जिसको मिलता है अपनी देशभक्ति दिखा देता है एक्स के ऊपर। तो द पॉइंट इज, और इनके सारे ट्रोल सारे वो होते हैं, सेल फोन्स पे चलते हैं इन पाकिस्तान, टर्की, और नवारो को ये चिंता नहीं है कि पूरा जो रिपब्लिकन पार्टी का जो कैंपेन है इज रन बाय द पाकिस्तानीज, और वो बात करें कंट्री ऑफ कंसर्न इंडिया में। ठीक है, देखते रहो इंडिया को क्या है, फिर कंप्लेन मत करना कि लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं बार बार। चलिए अब चलते चलते बात करते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ साहब की। अब 14 अगस्त को वहां पर जाहिर है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है साहब। पाकिस्तान बंटवारे के बाद आज़ाद मुल्क कहलाया था। तो उन्होंने कहा कि कश्मीर पर हम अपना रुख कभी नहीं बदलेंगे। उन्होंने आसिम मुनीर की लीडरशिप की भूरी-भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि उनकी सरपरस्ती में पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया, हरा दिया। क्या कहेंगे? हँसने के अलावा कोई हम कर सकते हैं क्या इनकी इस बयानबाज़ी पर? इन पर अपना घर तो सँभल नहीं रहा। वहाँ तो भुखमरी की स्थिति है। 10-10 किलो आटे के एक बोरे के लिए लोग आपस में झड़पते हुए, झगड़ते हुए, खींचातानी करते हुए दिखाई देते हैं। बलूचिस्तान में अलग जंग छिड़ी हुई है, सिंध में अलग असंतोष है, गिलगिट-बाल्टिस्तान पीओजे के इनसे संभल नहीं रहा है। ये कश्मीर की बात करते हैं। पाकिस्तान एक कॉमेडी कंट्री है, इसको कोई सीरियसली लेता नहीं है। भारतीय मीडिया के अलावा इसको कोई देश में सीरियसली नहीं लेता है। सो द थिंग इज, अमेरिका में भी जो आपको मीडिया में दिखाई देता है, आप सोचिए कि सिक्योरिटी टेस्ट होता है इनका, स्कैनिंग होती है पूरे बॉडी की बिफोर दे एंटर व्हाइट हाउस, पूरा चेक किया जाता है इनको। सो नोबडी ट्रस्ट देम एनीवेयर। और भारतीय एम्बेसडर से मिलने के लिए यूएस डिपार्टमेंट के लोग एम्बेसी में आते हैं भारत की। तो देयर इज अ डिफरेंस इन एवरीथिंग। एक बात तो है कि हमने इनको अभी तक सही मजाज नहीं चखाया है, इसलिए बकवास करते रहते हैं। देखिए इनको क्या है कि अगर इनको, जैसे सिंदूर था ऑपरेशन, हमने बहुत बुरी तरह मारा, अभी सोचे कि उनको थोड़ा सा और करना चाहिए था, 2-3 दिन और पिटाई करनी चाहिए थी, जब तक ये चिल्लाए ना दर्द के मारे, तब ये तक जाके थोड़ा चुप होंगे। और दूसरी बात ये है कि अभी इनके ऊपर जो इनको दिखाना है कि पाकिस्तान अभी भी फंक्शनिंग स्टेट है, इसलिए ऐसी बातें करके दिखाएं। सपोज भारत का प्रधानमंत्री हर भारत की प्रॉब्लम में पाकिस्तान की बात करे, तो कौन अनरिलायबल होता है? भारतीय प्रधानमंत्री अनरिलायबल होगा। अब इनकी पाकिस्तान में इतने इश्यूज जो आपने अभी गिना दिए,
अभी सिर्फ भारत की बात करते हैं, कश्मीर की बात करते हैं, इनको ये पता लगना चाहिए कश्मीर का ड्रीम आपको खा जाएगा। ये एक वो ड्राई आइस है, वो आपको खा जाएगी। और वैसे भी हम तो चाहते ही हैं कि बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट हो, केपीके इंडिपेंडेंट हो, सिंधुस्तान इंडिपेंडेंट हो, हम तो चाहते ही ये हैं क्योंकि ये सारे हिंदू देश थे और यहाँ पे हिंदुओं के तीर्थ स्थल है। और जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन पाकिस्तान करता है डेली, वो अगेंस्ट माइनॉरिटी हिंदू सिख कम्युनिटीज़, तो उनको तो न्याय मिलना ही चाहिए। और मैं आपको एक इनका जो फॉरेन का जो इनको जो एड मिला है इस बार $9 बिलियन का मिला है। $9 बिलियन का एड मिला है पिछले 3 महीनों में। आप देखेंगे एक भी पैसा कहीं नहीं जाने वाला इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन पाकिस्तान। सारा जाएगा आर्म्स खरीदने के लिए, ड्रोन्स खरीदने के लिए, एक्सपेंसिव हेलीकॉप्टर्स खरीदने के लिए जाने वाला पैसा सब जगह। तो पाकिस्तानी पब्लिक तो इनको पाकिस्तान में आपने देखा किस तरह गोली चलाई पीओजे में, किस तरह गोलियां चलती हैं पुलिस के द्वारा। तो पाकिस्तानी पब्लिक तो इट्स ए कैप्टिव ऑडियंस है इनके लिए। तो अब मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान कभी सुधरेगा अदर देन ब्रेकिंग अप। तो भारत शीघ्र इनको तोड़े, अभी तो वही बेस्ट है, क्योंकि इट्स जस्ट ए टूल फॉर वेस्ट टू इंटरफियर इन इंडिया। जब आप अपना वक्तव्य दे रहे थे तो मैंने एआई से पूछा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 2014 के बाद अब तक कितनी बार जिक्र किया है पाकिस्तान का? तो मुझे बताया गया कि केवल 3 बार। 2016 में पहली बार बलूचिस्तान, गिलगिट, पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों का आभार जताया, जिन्होंने भारत के प्रति अपना रुख जताया था। फिर इन्होंने 2025 में जिक्र किया, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जब इनको मजा चखा दिया, उसके बाद कहा कि ये परमाणु ब्लैकमेल करता रहा था, वो हमने उठा करके फेंक दिया है और हम इनके परमाणु ब्लैकमेलिंग में आएँगे नहीं। दूसरे उन्होंने ज़िक्र किया था, जब पेशावर के आर्मी स्कूल में आतंकी हमला हुआ था, तो उन्होंने उन परिवारों के प्रति, जिन्होंने अपने बच्चे खोए थे, संवेदना व्यक्त की थी। यानी भारत और भारत के प्रधानमंत्री पाकिस्तान को इस लायक भी नहीं समझते कि अब लाल किले की प्राचीर से इनका ज़िक्र भी किया जाए। पाकिस्तान की इकोनॉमी मुंबई और दिल्ली की कंबाइंड इकोनॉमी की मतलब ऑलमोस्ट मुंबई की इकोनॉमी थोड़ी सी बड़ी है। बड़ी बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, कंट्री इम्पोर्टेंट नहीं है। पाकिस्तान इज़ नॉट एन इम्पोर्टेंट कंट्री। तो पाकिस्तान को हम लोग ज़्यादा सिर पे चढ़ाते हैं बिकॉज ऑफ अमेरिकन नालायकी और कुछ नहीं। मैं तो यहाँ पे स्टेट डिपार्टमेंट को बोलूँगा कि स्टेट डिपार्टमेंट व्हाई यू थिंक ऑफ पाकिस्तान सो मच। अब ये बात भी सही है, उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब स्टोर करके रखे हुए हैं। अब वो तो अमेरिकन एडमिट किए कर चुके हैं देयर न्यूक्लियर वेपन्स, तो उसकी सेफगार्ड के लिए रहते हैं वो नूर खान बेस पे। और कुछ कराची के बाहर भी हैं। वैसे सिंदूर के बाद उन्होंने सब कुछ भारत को बताने के लिए कि अब हमने इकट्ठा कर दिया है, इधर मत अटैक करना बस। दैट्स व्हाट दे हैव डन। किराना से भी निकाल लिए बॉम्ब कि यहाँ उन्होंने रेंज बना दिया, इधर रखे हुए हैं, आपको बता दिया पहले से। बाकी सब जगह तोड़ डालो, पाकिस्तान इधर मत खोना, ये हमारे बॉम्ब है। बहुत-बहुत धन्यवाद आदित्य जी जुड़ने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। दर्शकों से आग्रह है कि अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो, तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, तो हमारा चैनल भी और आदित्य जी का चैनल भी सत्तोलॉजी ज़रूर सब्सक्राइब करें और सहयोग भी करें। जय हिंद। जय हिंद।